तो देखो हमने कंट्रोल सिस्टम थियरी में कितना करा था हमने, लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन देख ली थी और उसके अलावा सर्वो मैकेनिज्म देख लिया और रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम ये भी हमने पूरा कर लिया था। रिकॉर्ड अगर देखो किसी ने अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मैंने उसकी लिंक भी आपको डाल दी थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फीड फॉरवर्ड सिस्टम देखने वाले हैं। तो देखिए फीड फॉरवर्ड सिस्टम में, फीड फॉरवर्ड सिस्टम के बाद हम लोग अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग डिजाइन के प्रोसेस देखेंगे कि हमारी डिजाइन किस तरीके से की जाती है। तो आज ये तीन टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो देखो फीड फॉरवर्ड सिस्टम है क्या। सबसे पहले तो हमने फीडबैक सिस्टम देखी। फीडबैक सिस्टम क्या है, काफी क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें आप लोग जो भी आपका आउटपुट है उसका करेक्शन करते हैं और उसे एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन दी रेफरेंस इनपुट सिग्नल। तो फीड फॉरवर्ड सिस्टम में क्या होता है कि आपका आउटपुट का एक स्टेज होता है जो आपकी सिस्टम को कंट्रोल करता है और वही आउटपुट आपका जो लेटर स्टेज है, यानी कि फीड फॉरवर्ड सिस्टम में आपका फीडबैक बेस्ड सिस्टम होगा, देन एक और सिस्टम होगा। ठीक है, तो वो जिसको हम लोग फीड फॉरवर्ड सिस्टम कहेंगे। तो फीड फॉरवर्ड सिस्टम का काम क्या है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है कंट्रोल सिस्टम की उसे इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, और ये जब यूज होता है जब भी हमारा सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं फीड फॉरवर्ड सिस्टम का, तो आपकी एक फीडबैक सिस्टम होगी और एक आपकी दूसरी फीडबैक सिस्टम होगी जिसको हम लोग फीड फॉरवर्ड सिस्टम कहेंगे। देखिए मैं आपके लिए इधर बना देता हूं। देखिए फीड फॉरवर्ड सिस्टम, देखिए फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही हमारा फीडबैक सिस्टम होता है। लेकिन फीड फॉरवर्ड सिस्टम क्या होता है, आपकी दो फीडबैक होती है जिसमें से आपकी एक फीडबैक होती है और दूसरी आप किससे कहते हैं, फीड फॉरवर्ड सिस्टम पे। एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम बता देता हूं मैं आपको, ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है किसी भी फीड फॉरवर्ड सिस्टम का। तो देखिए एक सिंपल आपका एक इनपुट सिग्नल तो होगा ही आपका, देन कंपैरेटर। ठीक है, देन अगेन एक और आप कंपैरेटर लगाएंगे यहाँ पे, देन उसके बाद आपकी जो भी सिस्टम होगी वो यहाँ पे होगी सिस्टम, सिस्टम के बाद एक और कंपैरेटर, देन वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। और ये जो कंपैरेटर है यहाँ से आप एक फीडबैक सिस्टम लेंगे, यहाँ से आपकी एक सेंसर लगी होगी जो आपको फीडबैक सिस्टम का काम करेगी, सेंसर। ओके सॉरी, ये यहाँ पे लगेगी और यहाँ से जो आपका सिस्टम, आपका जो भी सेंसर थ्रू आपका जो भी फीडबैक आ रहा है, ठीक है, उस पर वर्क करने के लिए और जो भी आपका डिस्टर्बेंस है जो आपका आउटपुट में यहाँ पे मिल रहा है, वो आउटपुट में आपका जो डिस्टर्बेंस है वो आपको यहाँ पे एक फीड फॉरवर्ड सिस्टम होगी, फीड फॉरवर्ड सिस्टम, जहां से आपकी डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, जो भी आपकी डिस्टर्बेंस है वो यहाँ से फीड फॉरवर्ड सिस्टम में आएगी, तो रिजॉल्व होके आपकी क्या होगी, हाँ नेट चला गया। नेट चला गया था, चलो ठीक है। देखो मैं स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके नाउ आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए तो मैं क्या कह रहा था आपसे, एक फीड फॉरवर्ड सिस्टम होती है।
तो यहाँ पे जो फीड फॉरवर्ड सिस्टम है, यहाँ पे आपकी डिस्टर्बेंस आएगी। जब तक आपकी कोई भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगी, तब तक आपका फीड फॉरवर्ड सिस्टम आपका वर्किंग करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम है फीड फॉरवर्ड सिस्टम का, जिसमें हमारी दो, ये पहली ये फर्स्ट फॉरवर्ड सिस्टम, देन ये दूसरी। ठीक है, और पहली हमारी जो कहलाती है फॉरवर्ड सिस्टम वो नॉर्मल, और दूसरी जो हमारी फॉरवर्ड सिस्टम कहलाती है वो होती है हमारी फीड फॉरवर्ड सिस्टम। तो यही था सिंपल एक फीड फॉरवर्ड सिस्टम में। देखिए, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्किंग क्या है, फीड फॉरवर्ड सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, हमारी इंप्रूव हो सके। इसीलिए काम बस फीड फॉरवर्ड सिस्टम का इतना ही है। ठीक है, तो ये था हमारा फीड फॉरवर्ड सिस्टम। देन इसके बाद है हमारी अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम एक आपकी क्या है, कंटिन्यूअसली और ऑटोमेटिकली जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक को प्लांट के अंदर कंपेयर करने का काम करती है और आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रोवाइड करवाती है। बस ये है आपका अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो भी आपकी अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है, अडेप्टिव control system is one that continuously and automatically measure dynamic characteristic of plant and compare them with the desired characteristic. ओके, तो देखो अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का अगर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो क्या हो, किस तरीके से हमें उसका अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का फीडबैक और ब्लॉक डायग्राम देखने को मिलेगा। तो देखिए सिंपल है, सब में आपका इनपुट तो होगा ही। ठीक है, इनपुट के ऊपर आपका यहाँ पे कंपैरेटर है जिससे आप लोग कंपेयर करते हैं। देन जो भी आपका सिग्नल है वो आपका कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर में। देन कंट्रोलर के बाद आपका वो सिग्नल प्लांट में जाएगा और प्लांट से आपको आउटपुट मिलेगा, और ये आउटपुट से आप क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे। यहाँ पे फीडबैक लेके आप यहाँ पे कंपैरेटर में देंगे। ठीक है, और एक दूसरा आउटपुट होगा जो हमारा पीआई मेजरमेंट, जो आप यहाँ पे पीआई मेजरमेंट कह सकते हैं इसे। ठीक है, देन पीआई मेजरमेंट से आपका जो भी एरर है वो आपकी दूर होगी, और वहां से आप डिसीजन मेकिंग में देंगे, यानी डिसीजन एक ब्लॉक होगा आपका। देन वो डिसीजन जो है आपका वो आपका सीधा कंट्रोलर में जाएगा। जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया हो यहाँ पे, वो मॉडिफिकेशन आपका कहाँ जाएगा, सीधा कंट्रोलर में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम आपकी वर्क करती है। ठीक है, जो भी आपका इनपुट है वहां से कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर से प्लांट में, प्लांट से आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट से आप फीडबैक लेंगे, और एक दूसरा भी फीडबैक लेंगे जो आपका पीआई मेजरमेंट में जाएगा, और वहां से पीआई मेजरमेंट में आपका जो भी एरर है वो एरर आपकी सॉल्व होगी, रिजॉल्व होगी। रिजॉल्व होने के बाद वो डिसीजन मेकिंग एक आपका ब्लॉक वहां पे बनेगा, और वहां से जो भी आपका मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन आपका कंट्रोलर में जाएगा। ठीक है, तो अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम जो होती है उसमें क्या क्या होता है, देखिए। तो देखिए अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम मस्ट सबसे पहले तो
measure its own performance, then have some defined performance, पहले से ही प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस उसके पास जो पीआई कंट्रोलर में हमने पीआई मेजरमेंट के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो दे रखी है वो पहले से ही होगी, यानी हैव सम डिफाइंड परफॉर्मेंस इंडाइसेस, देन तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी कि प्लांट की कोई भी आपकी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप की हो सकती है, डायनेमिक हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है। तो अगर आपके प्लांट की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक का आइडेंटिफिकेशन करना ये भी आपके एक अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की एक खासियत है, वो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, ओके। देन क्या हो सकता है एक्स्ट्रा, डिसीजन मेकिंग, जो हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का ब्लॉक बनाया था, तो इसके कारण क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो हमारी जो भी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की आइडेंटिफिकेशन हुई उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना, ये क्या है आपका एक तरीके से अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिफिकेशन, देन जो भी आपने डिसीजन मेकिंग किया उस डिसीजन मेकिंग के बाद कुछ मॉडिफिकेशन करना कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के जो भी सिग्नल है उसके अंदर, तो ये भी एक क्या है, एक अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में ये चीज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो पांचवा हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन सच आइडेंटिफिकेशन, ओके। तो ये जो प्रोसेस थी आपकी आइडेंटिफिकेशन की, इंक्लूडिंग आपके टेस्ट सिग्नल हो या फिर आपका कोई भी सिग्नल एनालिसिस हो, तो नॉर्मली जो ये आपका आइडेंटिफिकेशन होता है ये आपका लेस कंज्यूमिंग होता है, यानी उसमें टाइम आपका बहुत ही कम कंज्यूम होता है, ठीक है। और ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन विल मेजर द प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड if it is not optimal it will begin in the initiate the new changes, okay, ठीक है। तो ये था आपका अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। देन अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम के बाद आपकी डिजाइन प्रोसेस है। आपकी डिजाइन प्रोसेस किस तरीके से की जाती है, तो उसमें आपके 6 स्टेप्स हैं कि 6 स्टेप्स में आपकी डिजाइन प्रोसीजर डिजाइन जो आपकी की जाती है किसी भी सिस्टम की, वो उसको फॉलो करने के लिए हमारे पास 6 प्रोसेस है। कौन कौन सी है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है द डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने अभी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया, तो उसका एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं टू अंडरस्टैंड दिस डिजाइन प्रोसेस, तो कैसे बनेगा, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो कोई फिजिकल सिस्टम थी, जिस फिजिकल का मतलब यहाँ पे हम लोग इसे टच कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल सिस्टम थी। देन उसका हम लोग फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रॉ अ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। देन ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें उसे स्कीमेटिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी क्या करेंगे हम, देन उसके बाद कन्वर्ट इट इनटू स्कीमेटिक, ठीक है। स्कीमेटिक में बनाने के बाद हम लोग उसका एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ,
देन सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के बाद हम लोग उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गेट अ ट्रांसफर फंक्शन, गेट अ ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस सिस्टम की स्टेबिलिटी की चेकिंग करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे कि ये आपकी जो सिस्टम बन रही है वो सिस्टम आपकी कितनी स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग ये लिख सकते हैं, एनालिसिस बाय चेकिंग फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी डिजाइन प्रोसेस है। किसी भी सिस्टम को आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करनी है, तो फिजिकल सिस्टम से स्टार्ट करनी है, देन उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। ठीक है, तो अब इस डिजाइन प्रोसेस को हम लोग स्टेप में कैसे लिखेंगे, तो स्टेप्स में हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 1, वी बिगिन बाय ट्रांसफॉर्मिंग our requirement into a physical system। ठीक है, स्टेप 1 ये होगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, वो जो आपका फिजिकल सिस्टम था उस सिस्टम को एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करके और उस चीज का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपके पास डिजाइनर होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द डिजाइनर converts the designer converts a qualitative description of the system into a functional block diagram। ओके, देन तीसरा क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 होगा कि जो भी आपकी कंट्रोल सिस्टम है, अगर आपकी कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स है या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स है, तो अगर वो कंसिस्ट करती है, तो जब भी आप स्कीमेटिक बनाते हैं उस चीज का, तो जो डिजाइनर आपका जो भी डिजाइन इंजीनियर है उसको हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट एक सिस्टम बनानी पड़ती है। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट सिस्टम आपकी कुछ इस तरीके से बनाएगा कि आपके जो स्कीमेटिक की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेशंस आपके ब्लॉक डायग्राम में ना आए। ठीक है, तो उस चीज को वो जो फिनोमिना है आपका, वो डिस्टर्बेंस का फिनोमिना निगलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या कैसे लिख सकते हैं, अ कंट्रोल सिस्टम कैन consist of electrical, mechanical and electromechanical components while making the schematic, the design engineer must make approximations about the system and neglect certain phenomena।
or else the schematic will complicated and making the difficulty and to make its useful mathematical model. तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। देन स्टेप नंबर 4। तो देखिए स्टेप नंबर 4 क्या कहता है आपका कि जब भी आपका एक बार आपका स्कीमेटिक डायग्राम आपका बन गया, ड्रॉन हो गया, तो जो डिजाइनर है वो उसके यूजिंग जो भी उसके फिजिकल लॉज है, जैसे आपका एग्जांपल में लूंगा आपका, जैसे किरचॉफ लॉ हो गया, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो उसका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो मैथमेटिकल मॉडल आपका कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि वो मैथमेटिकल मॉडल को आप उसके मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है कि जो स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा कि आफ्टर कन्वर्टिंग द स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग क्या कर सके, उस स्कीमेटिक डायग्राम से हम लोग उसका फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट बना सके। और अगर आपके जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें जो आपका कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपके एग्जांपल आपको लिया था किरचॉफ्स लॉ का, तो किरचॉफ्स लॉ में क्या है कि आपके जो भी आपके इक्विपमेंट है उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन पॉसिबल है बनाना। तो ऐसे ही आपके सिस्टम का आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। तो स्टेप नंबर 4 आपको यही कहता है। कैसे लिखेंगे स्टेप नंबर 4? Once a schematic is drawn, the designer uses physical laws, for example Kirchhoff's law for electrical network, to model the system mathematically। ओके, ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। देन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है? ईच ऑफ द सब सिस्टम कैन बी कंबाइंड टुगेदर एंड टू गेट अ सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, उस सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो वो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो एंटायर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है हम लोग आइदर आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक, ये दो टेक्निक है हमारे पास किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ये जो दोनों मैंने आपको बताई, ये दोनों हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? Each of the subsystems can be combined together to get a single mathematical equation known as the transfer function to represent the entire system। ओके, समझे? तो ये था आपका स्टेप नंबर 5। और हाँ, ये ट्रांसफर फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको दो टेक्निक बताई, एक आपकी ब्लॉक डायग्राम वाली थी, मतलब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, एंड दूसरी हम लोग टेक्निक यूज करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक। ये दोनों टेक्निक हम लोग आने वाले लेक्चरों में देखने वाले हैं। अब ये था स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 जो हमारा फाइनल स्टेज है, वो फाइनल स्टेज क्या है? वो फाइनल स्टेज है हमारा एनालिसिस करना
आपके सिस्टम को। ठीक है, तो ये वाले स्टेप में क्या करता है डिजाइनर, जो भी आपकी सिस्टम है वो आप उसको स्टेबिलिटी चेक करता है कि आपका जो भी सिस्टम आपने बनाया है वो सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं है। अगर आपका सिस्टम स्टेबल है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है वेरियस इनपुट के लिए वो आपको चेक करना है। और अगर आपका सिस्टम अनस्टेबल है तो आपको अलग अलग मेथड यूज करके आपको सिस्टम को किसी भी तरीके से स्टेबल करना है। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप नंबर 6। तो इसको लिखेंगे कैसे, स्टेप नंबर 6 कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द फाइनल स्टेज इज टू एनालाइज द गिवन सिस्टम। Okay, in this the designer checks whether the system is stable or not। अगर आपका सिस्टम स्टेबल है, इफ सिस्टम इज स्टेबल, अगर आपका सिस्टम स्टेबल है तो आपको क्या करना है, वी स्टडीज द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम फॉर वेरियस इनपुट। ठीक है, यानी अलग अलग इनपुट देके हमें उसका रिस्पॉन्स स्टडी करना है। ओके, और अगर आपका सिस्टम अनस्टेबल है, इफ सिस्टम इज अनस्टेबल, तो क्या करना है, देन हमें क्या करना है वेरियस मेथड यूज करके, अलग अलग मेथड्स यूज करके, वेरियस मेथड्स आर वर्कआउट टू मेक सिस्टम स्टेबल। हमें अलग अलग मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, सिस्टम को किसी भी तरीके से स्टेबल करना है। तो ये थे हमारे 6 स्टेप। ठीक है, किस चीज के लिए, डिजाइन प्रोसेस के लिए। कोई भी सिस्टम आप अगर बनाते हो नई सिस्टम, तो उसको बनाने का तरीका, ये 6 स्टेप्स है। ठीक है, तो देखिए एक रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी फिजिकल सिस्टम होता है, उस फिजिकल सिस्टम को मतलब कोई भी आपको सिस्टम अगर डिजाइन करनी है, ठीक है, तो वो सिस्टम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन सबको आपको फिजिकल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। देन दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपका जो भी आप एज एन इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, ठीक है, जो भी आपकी सिस्टम्स हैं उनको एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसको आप क्या करेंगे, एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 3 था कि जो भी आपकी कंट्रोल सिस्टम है, अगर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर मैकेनिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट को अगर कंसिस्ट करती है, तो जब भी आप उस चीज का स्कीमेटिक बनाते हैं तो डिजाइनर इंजीनियर को क्या, डिजाइन जो भी कर रहा है, जो भी इंजीनियर आपका डिजाइन कर रहा है उसको क्या करना पड़ता है, उस सिस्टम का एक अप्रोक्सीमेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, और कुछ सर्टेन फिनोमिना को निगलेक्ट करना पड़ता है ताकि क्या हो सके, स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक में आपका किसी भी तरीके से कोई भी आपके कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है, और उसका मैथमेटिकल मॉडल इजीली बन सके। तो ये था आपका स्टेप नंबर 3। देन स्टेप नंबर 4 क्या है कि जब भी आपका एक बार स्कीमेटिक अगर आपका बन जाए, तो स्कीमेटिक में जो भी आपने कंपोनेंट यूज किए हैं उस कंपोनेंट का फिजिकल लॉ यूज करके, जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया था किरचॉफ लॉ का। ठीक है, किरचॉफ लॉ में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप लोग किरचॉफ लॉ यूज करके उसका मॉडल बना सकते हो, मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हो। तो मैथमेटिकली उस चीज को आप कन्वर्ट करो, इस तरीके से आपको क्या करना है, स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, तो जो भी आपकी सब सिस्टम है, जो भी आपकी सब सिस्टम बने, ठीक है, वो सब सिस्टम को कंबाइन करके, एक साथ कंबाइन करके उसका एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है, जिसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के नाम से जानते हैं।
ठीक है, और वो ट्रांसफर फंक्शन आपकी एंटायर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, बाय द यूज ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और बाय द यूज ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक। ये दोनों टेक्निक हम लोग आगे वाले लेक्चरों में देखने वाले हैं। ठीक है, देन सबसे आखिरी स्टेज और सबसे अहम स्टेज, फाइनल स्टेज में क्या करते हैं, जो भी आपकी सिस्टम बनी, ठीक है, वो सिस्टम को हम लोग एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज कैसे किया जाता है, एनालाइज करने के लिए हम लोग वेरियस इनपुट देते हैं और इनपुट में देने के बाद उसका आउटपुट हमें स्टेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चेक करते हैं। अगर आपका आउटपुट स्टेबल है इसका मतलब क्या है, आपकी जो सिस्टम है, एंटायर सिस्टम का जो भी रिस्पॉन्स है, एंटायर सिस्टम जो भी है आपकी, वो आपकी स्टेबल है। और अगर आपका स्टेबल नहीं मिल रहा है तो आपको वेरियस मेथड का, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, सिस्टम को किसी भी तरीके से स्टेबल कंडीशन में लाना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपका ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है और अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल भी हम लोग वेरियस सिस्टम्स के लिए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो मैं अभी के लिए सिर्फ फिलहाल इतना ही रखता हूं।